हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपरटेंशन, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स। इस सब्जेक्ट में हाइपरटेंशन से हर साल सवाल बनते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन, जिसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी भी कहते हैं, तो इस डिजीज के बारे में कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस वीडियो को अगले 15 से 20 मिनट तक ध्यान से सुन लेते हैं तो कम से कम फार्माकोथेरेपेटिक्स, जो कि सेकेंड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल जाए या तो शॉर्ट क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में मैं करवाऊंगा, तो एमसीक्यू के वाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी सीधी बात कहें तो एक लेक्चर 5 नंबर के बराबर है। तो बिल्कुल भी गलती से स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। और अगर अभी आप फुर्सत में नहीं हैं तो सेव करके रख लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब आप 2025 में एंटर कर चुके हैं, बहुत मौज मस्ती हो गया, फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुए काफ़ी समय हो चुके हैं, अब सेकेंड ईयर में ज़्यादा समय नहीं है। सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पर डे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगा, हर रोज मॉर्निंग में 10 बजे। आप लोग अगर इस चीज़ से सहमत है तो कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिएगा, जी हाँ सर, यूट्यूब पर भी हमें जरूर पढ़ाइए, ठीक है। बाकी ऐप पर डेली लाइव क्लासेस, रात में 2-2 लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें पूरा लाइव क्लास में कोलोजी मैं खुद पढ़ा रहा हूं, थेरेपेटिक्स मैं खुद पढ़ा रहा हूं, प्लस बायोकेमिस्ट्री मैं खुद पढ़ा रहा हूं। वसीम सर आपका कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ा रहे हैं, जबकि स्वाति मैम लॉ एंड एथिक्स पढ़ा रही हैं। यानी 6 सब्जेक्ट की क्लास बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप को इंस्टॉल करके, सेकेंड ईयर के कोर्स को परचेज करके, डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को वहां पर पूरा फुल सिलेबस तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यूट्यूब पर अब से डेली डिस्कस करने का पूरा कोशिश करूंगा, सुबह 10 बजे। सब लोग टाइम को एकदम से ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के इस क्लास का टॉपिक क्या रहने वाला है? हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन पहले कहाँ पढ़ना है, क्या सिलेबस में है कि नहीं, ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए, सेकेंड ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट है, 6 में से एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स। अगर फार्माकोथेरेपेटिक्स की बात करें तो चैप्टर 1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना है। फार्माकोथेरेपेटिक्स में आपको चैप्टर 2 से मेन स्टार्ट होता है। फार्माकोथेरेपेटिक्स में थेरेपी वर्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग डिजीज के ट्रीटमेंट बेसिस पर पढ़ना है, ठीक है। जबकि कोलोजी में अलग अलग क्लास ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं, यहाँ पर डिजीज ओरिएंटेड पढ़ना है, अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 2 को एक्चुअली, जब आपका सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया, चाहे कहीं से भी है, पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 को 2 पार्टों में बांटा गया है। एक है 2A कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दूसरा है 2B जिसके रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब 2A में आपको कुछ डिजीजेस दिए हुए हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, जो कि आज मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं। दूसरी बीमारी है एंजाइना, तीसरी बीमारी है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। प्लस तीसरी बीमारी है जो कि आपका है हाइपरलिपिडीमिया, जिसमें लिपिड का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। फिर एक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, जिसे CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर कहते हैं। फिर 2B में आपको आस्थमा और COPD पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे डिजीज़ को मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हर डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी हाइपरटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक बीमारी का क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़ना है, परिभाषा, जैसे हाइपरटेंशन है क्या, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आते हैं इस तरीके से, एंजाइना क्या है, तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। प्लस ईटियोपैथोजेनेसिस। ईटियोपैथोजेनेसिस 2 वर्ड है, एक है ईटियोलॉजी, दूसरा है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं आखिर वो बीमारी हमारे बॉडी में आई कैसे, कैसे हो रही है। जैसे हाइपरटेंशन, हमारे बॉडी में ऐसा क्या फिजियोलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से, आखिर अंदर क्या चल रहा है, क्या कुछ एंजाइम हार्मोन इधर उधर हो रहा है जिस वजह से बीमारी हो रही है ना, वो पढ़ना है। प्लस ईटियोलॉजी में कारण क्या है ना, क्या कारण है। जैसे हाइपरटेंशन का कारण किसी का ज़्यादा बॉडी वेट हो जाए, उसका मेन कारण हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा नमक खाए,
उसका कारण हो सकता है, या फिर आपका जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, अलग अलग कारण हो सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ही हाइपरटेंशन का। तो इटियोपैथोजेनेसिस में ओवरऑल पैथोजेनेसिस में आपको बीमारी हुआ कैसे और इटियोलॉजी में उसका कारण क्या है, ठीक है। चलो, फिर एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम, उसका सिम्टम पढ़ना है। फिर है नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल कहने का मतलब हुआ, और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दो प्रकार का, कोई भी बीमारी है उसे ट्रीट नहीं कर सकते हम कंप्लीट, यहां पर जो भी है इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। एक है नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी कि यहां पर हम दवा का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लिया कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट आ गया, तो आप उसे कह दिए भैया नमक कम खाया करो, एक्सरसाइज किया करो, बॉडी वेट कम करो, फाइबर फूड ज़्यादा खाया करो, फाइबर युक्त ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, उनको कह दिया, तो ये इसमें दवा का उपयोग तो नहीं किए, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल होगा। उसी तरीके से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अब दवा का उपयोग, कि भैया आप एटिनोलोल, एम्लोडिपिन ये दवा ले लो, है ना। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम दवा का उपयोग करते हैं। तो ओवरऑल क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन हर एक बीमारी का, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसे सिम्टम कहते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इतना चीज पढ़ना है। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सवाल सिर्फ अगर लॉन्ग में आएगा तो सिंपल सा आएगा, भैया हाइपरटेंशन के ऊपर डिटेल में नोट लिखिए, तो सब कुछ लिखना होगा, ठीक है। चलो, तो वन बाय वन शुरू करते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मैं गारंटी लेता हूं हर एक टॉपिक आपको दिमाग में याद करवाने की गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। चलो, हाइपरटेंशन होता क्या है, थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहते हैं, है ना। तो उससे पहले आप बता दीजिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसको हिंदी में रक्तचाप कहते हैं। सर ब्लड प्रेशर क्या होता होगा, जो ब्लड प्रेशर लगा दे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर कहाँ लगाता है, हमारे मांस पर नहीं ना, हमारे स्किन पर नहीं। ब्लड बहता किस में है, पहले ये फोकस कीजिए। तो पहले तो आपको ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड ना आपके रक्त के, जो आपके बॉडी में ब्लड है वो जैसे तैसे नहीं बढ़ रहा है, बह रहा है, उसके फ्लो करने के लिए वेसल्स बने हुए हैं, नलिकाएं बनी हुई हैं, रक्त नलिकाएं बनी हुई है, जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ब्लड जो वेसल्स में बह रहा है, ब्लड वेसल्स में बह रहा है, तो ब्लड वेसल्स में जब बहता है तो उसके वॉल पर प्रेशर लगाता है। जैसे एक पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, तो पानी के द्वारा जो पाइप के वॉल पर प्रेशर लग रहा है, पाइप के दीवार पे प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा ब्लड प्रेशर। यानी मान लो ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ये ब्लड है, ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है ऊपर नीचे हर तरीके से, वो प्रेशर ही आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। और आपका जो ब्लड वेसल्स है वो कहीं ना कहीं मेनली दो प्रकार आप पढ़े होंगे, एक है आर्टरी, एक है वेन। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपका जो ब्लड प्रेशर मेजर हम लोग करते हैं जनरली आर्टरी का, किसका, आर्टरी का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ध्यान रखना। तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा ब्लड प्रेशर का, देखिए कह रहा है ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द आर्टरी वॉल। यानी कि ये जो आपका आर्टरी है, आर्टरी यानी कि वैसा नली जो कि ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाह करे, वैसे वो नली को आर्टरी कहते हैं। आर्टरी के दीवार पर लग रहा प्रेशर, आर्टरी के दीवार पर लग रहा ब्लड के द्वारा प्रेशर, वो आपका ब्लड प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ब्लड के द्वारा सिंपली सवाल ये आता है ना कि ब्लड प्रेशर हम कहाँ किसका मेजर करते हैं, आर्टरी का या वेन का, तो आर्टरी का। जबकि इंजेक्शन कहाँ देते हैं, वेन में। वेन हमारा सुपरफिशियल होता है, ऊपर ऊपर होता है, हमें दिखता है, जो आपका यहाँ यहाँ दिख रहा है ना, ये सब वेन है। आर्टरी डीपली होता है। तो हम लोग ब्लड प्रेशर जब भी मेजर करते हैं आर्टरी का, तो इसीलिए ध्यान रखना ब्लड प्रेशर क्या है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द आर्टरी वॉल बाय द ब्लड। यानी कि ब्लड के द्वारा आर्टरी के वॉल पर जो प्रेशर लगाया जाता है वो आपका ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे लिए जरूरी जितना होता है वो क्या है, 120/80। ये तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। 120/80 mm ऑफ Hg आपका ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अगर यही आर्टरी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, यही आर्टरी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन कहलाता है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है, देखिएगा कह रहा इट इज अ कंडीशन व्हेन द सिस्टेमिक आर्टरीज ब्लड प्रेशर इज हायर देन इट्स नॉर्मल। कहने का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा कंडीशन है जब सिस्टेमिक आर्टरीज, आर्टरी का ब्लड प्रेशर हायर से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, इज हायर देन नॉर्मल, देन आपका ये हाइपरटेंशन कहलाता है। इसी को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। नॉर्मल आपने देख दिया 120/80। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर
130/80 आ जाए तो क्या आप उसे हाइपरटेंशन कह देंगे? नहीं। अगर किसी को दौड़ा के आपके पास पेशेंट आया, दौड़ के आया, भाग के आया, परेशान है, तुरंत आया और तुरंत नापे, आप उसका 150/90 बीपी आ गया, 150/100 आ गया, तो क्या उसको आप हाइपरटेंसिव कह देंगे? नहीं। हाइपरटेंशन का केस तब आएगा जब आपको नॉर्मल सिचुएशन, वो तो दौड़ भाग के आया है, हार्ट बीट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर जनरली बढ़ जाएगा, तब उसको नहीं कहेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तब कहेंगे जब उसको लंबे समय तक क्रोनिक, है ना, नॉर्मल सिचुएशन में भी उसका ब्लड प्रेशर अगर 150 बटे के कहते हैं 100 आ रहा है या 90 आ रहा है, तब उसको हम लोग कहीं ना कहीं हाइपरटेंसिव कह देंगे। ठीक है, अब किसी को दौड़ा के उसका बीपी नाप लीजिएगा तो उसको हाइपरटेंशन नहीं कह सकते, उसको हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं कहेंगे। अब देखो ब्लड प्रेशर का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, समझिए। आपको तो पता ही है कि ब्लड प्रेशर को दो भाग में बांटा, मतलब दो तरीके से नापा जाता है, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तब का होता है जब आपका हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट संकुचित होता है। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोलिक होता है, जबकि आपका हार्ट जब रिलैक्स होता है, जब रिलैक्स होता है तो उस समय आपका क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। जाहिर सी बात है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो सिस्टोलिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपर लिखा जाता है, जैसे नॉर्मल होता है ना 120/80, तो ऊपर वाला सिस्टोलिक है, नीचे वाला डायस्टोलिक है। ऑलवेज सिस्टोलिक ग्रेटर होता है डायस्टोलिक के कंपेरिजन में। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब नॉर्मल सिचुएशन तो आपको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा, लेस देन 120 या तो 120 के बराबर और नीचे 180 के लमसम, 120/80 जो आपका नॉर्मल होता है। अब प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन यानी कि किसी पेशेंट का, कि कोई आदमी है जिसका, देख लो मैं बार बार बोल रहा हूं, लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई दौड़ के आया तब, नहीं, लगातार अगर रेस्ट में भी ऐसा हो रहा है तब प्री हाइपरटेंशन, यानी कि अभी उसको हाइपरटेंशन पेशेंट बीमारी नहीं हुआ है, अभी उसके पहले का लक्षण क्या होता है, अगर किसी का बीपी 120 से लेकर के 130 ऊपर का हो और नीचे लेस देन 80, यानी कि 130/80 तक अगर किसी का रेगुलर रह रहा है तो वो हाइपरटेंसिव भविष्य में हो सकता है, वो भविष्य में हाइपरटेंसिव हो सकता है। ठीक है, मेन यहां से शुरू होता है हाइपरटेंशन स्टेज 1। स्टेज 1 हाइपरटेंशन जिसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जो कि आपका 130 से 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर आपका 130 से ज़्यादा आना चाहिए, 130 से 140 के बीच में, नीचे 80 से 90, यानी कि आप कह सकते हैं 140/90 अगर किसी का आ जाएगा तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जहां पर उसको कहीं ना कहीं दवा वगैरह लेने की जरूरत है, थोड़ा बहुत उसको कह सकते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि आप उसको जो प्रिवेंशन है बताना शुरू कर दीजिए कि भैया नमक वमक थोड़ा कम खाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या होता है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन जब आपका कहीं ना कहीं 140 से ज़्यादा जाने लग जाए, ऊपर में 140, 150, 160 आने लग जाए, नीचे में 90, 100, 110 तक चला जाए, यानी कि 150/100 आ जाए, 160/100 आ जाए, 150/90 आ जाए, तो वो समझ जाइए स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। जबकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है, यहाँ पर हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मर सकता है आदमी तुरंत। हायर देन 180, यानी कि आपका सिस्टोलिक 180 से ज़्यादा हो जाए और आपका नीचे डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा हो जाए, समझ रहे हो कुछ, 180/120, 190/120, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है। तो मैंने क्या बोला, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, प्री हाइपरटेंसिव का क्या हो सकता है, तो 120 से लेकर के 130, नीचे 80, ठीक है। स्टेज 1 में 130 से 140, नीचे 80 से 90। स्टेज 2 में 140 से लेकर के आप जाते जाते 170 तक जाता है और नीचे 90 से 100, 110 तक। ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस सबसे ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होता है अगर किसी का लगातार 180, 190 सिस्टोलिक और नीचे 110, 120, मैं बोल रहा हूँ बार बार, लगातार, घबराने की वजह से तो हो सकता है, लगातार किसी का ऐसा है तो समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, बहुत जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये आपका ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन था। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, मैंने क्या बताया, सिस्टेमिक आर्टरी का ब्लड प्रेशर जब मोर देन नॉर्मल हो जाए, हायर देन नॉर्मल हो जाए, तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है, इसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया। अब हम इसके पैथोजेनेसिस पर आते हैं, लेकिन आखिर होता कैसे है। जैसे ये चिंटू खोज रहा है ना कि कैसे होता है ब्लड प्रेशर, है ना, हाइपरटेंशन, तो ये चार्ट अगर आप एग्जाम में बना दिए, है ना, इस तरीके का जो चार्ट होता है अगर बना दिए, जरूरी नहीं कि इतना डायग्राम बनाएंगे आप, लीवर की जगह आप लीवर ऐसे भी सिंपल बना सकते हैं ना, जरूरी नहीं थोड़े एग्जाम में बस सिंपल से एक ऐसा लीवर बना दिए। किडनी बनाना है तो किडनी बना दिए, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। मेरा एग्जाम में अच्छे नंबर आने, पैथोफिजियोलॉजी जो आता है ना,
बी फार्म में पैथोफिजियोलॉजी के नाम से ये सब्जेक्ट है, और डिप्लोमा में फार्माकोथेरेपिटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैं कोई भी बीमारी से आ जाता है तो उसका पैथोजेनेसिस जरूर एग्जाम में बनाता हूं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर सिर्फ इससे मिल जाएगा आपको, पैथोजेनेसिस, यानी कि वो हो किस वजह से रहा, एक फ्लो चार्ट बनाना होता है, ठीक है। तो आपके बॉडी में एक सिस्टम होता है RAAS। क्या होता है? RAAS, समझना होगा, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसका जब ओवर एक्टिवेशन, ये जब ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, नॉर्मली तो ये एक्टिव रहता ही है, लेकिन अगर ये ओवर एक्टिव हो गया, लगातार ओवर एक्टिव ही चल रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब क्या क्या कारण हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, वो देखिए। सबसे पहले क्या कि जो आपका लीवर है, लीवर में एक लीवर आपका बनाता है एंजियोटेंसिनोजेन, जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। लीवर बनाता है एंजियोटेंसिनोजेन, लेकिन जो हमारा किडनी है, किडनी बनाता है रेनिन, किडनी बनाता है रेनिन। ये रेनिन जाता है और उसको क्या कर देता है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन 1। उधर से लंग्स आपका बना देता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन, मैं लिख देता हूं, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या बोल रहा हूं? कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन 2 बना देता है, और ये आपके लिए आफत का काम करता है। यही है आफत। थोड़ा बहुत बनेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसेंशियल ब्लड प्रेशर जो हमारा चाहिए वो तो थोड़ा बहुत चाहिए ना, उतना तो मैनेज करेगा ही। लेकिन अगर ये ओवर एक्टिवेशन हो गया, यानी कि मान लो ज़्यादा रेनिन बनने लग गया, ज़्यादा ACE बनने लग गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वगैरह बनने लग गया, तो आपका ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, तांडव करता है। सबसे पहला काम, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होता है, याद करो, नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा था, जिसमें कि आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होता था, जिसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या होता था, जो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, फ्लाइट और फ्लाइट सिचुएशन, जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, समझ रहे हो। जाहिर सी बात है, जब आपका दिल हार्ट ज़्यादा बीट करेगा, दिल धक 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 बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, जहाँ पे 72 बीट पर मिनट वहाँ पे 90-100 चलने लग जाएगा, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपका ब्लड ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। अब पाइप इतने गो है, इसमें ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक कारण ये हो सकता है, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा काम करेगा एट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या होता है एट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन? तो एट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी आर्टरी जो है आपका, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, नॉर्मल आर्टरी इतनी होती है, नॉर्मल आर्टरी इतनी होती है, लेकिन अगर किसी को वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि उसका जो आर्टरी है, अगर इसमें इतना ब्लड फ्लो कर रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है। अगर ब्लड तो उतना ही है, लेकिन ब्लड तो उतना ही है, लेकिन आपका ब्लड वेसल्स जो है उसको हम छोटा कर देंगे और चाप देंगे। कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन, संकुचन हो गया। आप यही दिमाग लगाओ कि पाइप में जब आपका पानी बह रहा है और पाइपा को चाप देते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है ना, जाहिर सी बात है। तो वही बात होता है कि यहाँ पर ब्लड तो उतना ही था, कहीं ना कहीं ब्लड का मात्रा ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो गया, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑन हो चुका है, हार्ट रेट ज़्यादा हो चुका है, तो आपका यहाँ पर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर ओवरऑल बढ़ जाएगा, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पहला कारण सिंपैथेटिक एक्टिविटी, चलो ठीक है, वो तो हुआ। मेन डायरेक्टली कारण है एक आर्ट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से बीपी बढ़ गया, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाओ कि हमको अगर जो बीपी की दवा देनी होगी तो हमको क्या करना होगा, आर्टरी को जो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है इसको डायलेट करना होगा। तो हम जो देते हैं वो डायलेशन, ऐसा दवा देंगे जो कि डायलेट कर दे, फैला दे, है ना, ब्लड वेसल्स को। वेरी गुड। अब देखो एंजियोटेंसिन 2 जो मेरे लिए खतरनाक था वो मैंने बता दिया, एट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, जो आपके किडनी के ऊपर, सर के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसमें जो आपका बाहरी भाग होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला मेडुला कहलाता है। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देता है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो,
तुम क्या निकालो, एल्डोस्टेरॉन निकालो। और ये एल्डोस्टेरॉन पता है क्या करता है, ये आपका जो किडनी है ये किडनी पर काम करता है, और किडनी में क्या करता है, NaCl के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जो आपका NaCl है जो किडनी फिल्टर करके बाहर कर रहा था उसको वापस से कहता है जाओ ब्लड में, जाओ ब्लड में। और आपको पता है NaCl कितना खतरनाक है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, है ना, नमक। तो आपका NaCl का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन, समझ रहे हो, यानी कि वो किडनी फिल्टर करके यूरिन बना चुका था लेकिन वापस से कहता है मेरे भाई जाओ अंदर जाओ, एल्डोस्टेरॉन। और आपका H2O का रिटेंशन, यानी कि पानी भी वापस से रीअब्जॉर्ब होने लग जाता है, यानी यूरिन कम बनने लगेगा। यूरिन कम बनने लगेगा, अगर पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड में, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सोचो, एक तो पाइप चपा गया, ऊपर से रक्त जितना था उससे ज़्यादा मात्रा कर दिए, क्यों, वाटर रिटेंशन हो गया, वाटर अंदर आ गया, प्लस NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, वो इलेक्ट्रोलाइट अलगे तांडव करता है। तो ओवरऑल आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। समझो, RAAS ये नॉर्मल सिचुएशन में भी चलता ही रहता है ना, लेकिन अगर किसी को ओवर एक्टिवेशन हो जाए, यही चीज़ ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ओवरऑल। मैंने क्या बोला, लीवर बनाता है एंजियोटेंसिनोजेन, फिर आपको वो किडनी बनाता है रेनिन, है ना, रेनिन इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन को 1 को अब ACE जो कि आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसका कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, एट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। दूसरा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि तुम एल्डोस्टेरॉन रिलीज करो, और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है बताओ, एल्डोस्टेरॉन NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, नमक को वापस से ब्लड में भेजता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। प्लस वाटर रिटेंशन, पानी को फिर से कहता है मेरे भाई, किडनी जो फिल्टर कर चुका था उस पानी को वापस से ब्लड में भेजता है, जिस वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। एक तो पाइप चाँप दिए हो और ऊपर से और पानी बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये था आपका इसका पैथोजेनेसिस। अगर ये फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में बना दीजिएगा तो बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले आपका क्या होता है, जो आपका लीवर है वो तो एंजियोटेंसिनोजेन बना के रखता ही रखता है। मेन शुरू होता है कौन, किडनी जो रेनिन रिलीज किया, तो सबसे पहला काम रेनिन रिलीज होता है। व्हेन ब्लड प्रेशर इज लो, अगर मान लो किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, तब तो बहुत जरूरी है, तब तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर का इसेंशियल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 तो जरूरी है ना, उतना के लिए भी जरूरी है। अगर किसी का 100 आ जाए, कुछ 100/80 आ जाए, 100/70 आ जाए, तो सोचो हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमको रेनिन ज़्यादा रिलीज करना होता है। तो ये तो आपका शरीर में अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन किसी कारणवश अगर ये ओवर एक्टिवेशन हो जाए, समझ रहे हो, अलग अलग कारण की वजह से, तब हाइपरटेंशन का कारण होता है। तो वही बोल रहा है, रेनिन रिलीज होगा जब आपका ब्लड प्रेशर, मान लिया नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, रेनिन रिलीज होता है कब, आपका ब्लड प्रेशर मान लिया कम हो गया, तो किडनी रिलीज करता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं रेनिन, रेनिन रिलीज करता है। अब उसके बाद ये रेनिन आपको पता है एंजियोटेंसिन को आपका एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, तो वही लिखा है एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्जन। तो क्या कह रहा है, रेनिन एक्ट्स ऑन अ प्रोटीन मेड बाय लीवर, लीवर के द्वारा एक प्रोटीन बनाया जाता है एंजियोटेंसिनोजेन, जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। वेरी गुड। अब एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में। तो वही बोल रहा है एंजियोटेंसिन 1 इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय एन एंजाइम कॉल्ड ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सोचो, अगर जो किसी को ब्लड प्रेशर की दवा देनी है तो हम ऐसा करेंगे कि या तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे, है ना, या तो जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है वाटर रिटेंशन की वजह से, है ना, हम ऐसा करेंगे डायरेटिक्स दे देंगे उसको। डायरेटिक्स क्या कहता है, बार बार पेशाब करवाता है, बार बार पेशाब करवाता है। देखो, कारण में ही आपको दवाई का पता चल जाएगा। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो हम ऐसा दवा देंगे जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करे। वेरी गुड। फिर हम ऐसा दवा देंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड में पानी ज़्यादा हो गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे शरीर से पानी निकालने के लिए डायरेटिक्स दे देंगे, है ना। लेसिक्स वगैरह क्या है, उसमें फ्रूसेमाइड होता है, वो क्या है, डायरेटिक्स है। वो क्या करता है, यूरिन निकालेगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम होगा। और आप क्या करेंगे, एक चीज जो मेन खेला खेल रहा है ACE, कैसा होगा कि अगर ऐसा करेंगे कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट ही नहीं होने देंगे एंजियोटेंसिन 2 में, अगर किसी को आपका बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो गया, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, तो हम ऐसा करेंगे ACE ब्लॉकर का उपयोग कर देंगे। ACE ऐसा दवा उपयोग करेंगे जो ACE को ब्लॉक करे,
है ना। तो यहीं से आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट समझ में आएगा कि या तो वेसोडाइलेटर उपयोग कर देंगे, या तो डायरेटिक्स उपयोग कर लेंगे, या तो आपका ACE ब्लॉकर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करने वाली दवा जो इसको ब्लॉक कर दे, है ना, तो वैसी दवाओं का उपयोग कर लेंगे। समझ रहे हैं? चलो वेरी गुड। जो कि आपके लंग्स के द्वारा बनता है। अब है एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 का क्या तांडव है, मैंने बताया ना, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका मेनली दो इफेक्ट है, मेन दो इफेक्ट है। एक है आपका कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि आपका ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इट टाइटेंस कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे कि उसको और नैरो और संकड़ा हो जाएगा, जिससे कि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा और वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। या तो दूसरा काम करता है, दूसरा काम और क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। ये क्या कर रहा है, सिग्नल द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, यानी कि ये एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देता है कि भैया एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। और ये एल्डोस्टेरोन कहता है भैया नमक जो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करो, यानी कि जो आपका यूरिन फिल्टर हो चुका था, NaCl बाहर आ चुका था किडनी में, कहीं ना कहीं फिल्टर हो चुका था, उसको वापस से भेजता है कि भैया जाओ, है ना। तो आपका ये क्या करता है, एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, किडनी को रिटेन कर लेता है साल्ट एंड वाटर, देख रहे हो, साल्ट और वाटर, एंड दिस इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ओवरऑल, आपका रक्त का वॉल्यूम, है ना, ब्लड वॉल्यूम यानी रक्त का मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि आपका फिर से ब्लड प्रेशर, एक तो पाइप चाँप दिए, ऊपर से उसमें पानी का मात्रा बढ़ा दिए, पाइप मतलब ब्लड वेसल्स, एक तो ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिए, ऊपर से यहाँ पर ब्लड क्या कहते हैं वॉल्यूम भी बढ़ा दिए, पानी उसमें ब्लड का मात्रा भी कर दिए, तो ब्लड प्रेशर जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो ये था आपका इसका मेरे गुरुजी पैथोजेनेसिस। समझ में आया? तो देखो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा, है ना। इतने अच्छे तरीके से मैं समझाया हूं, तो अगर समझ में आएगा तो कमेंट में दिल जरूर बनाइएगा। और इसी तरीके से हर एक टॉपिक एकदम क्लियर किया जाता है। अभी मैं जब MCQs करवाऊंगा ना, अभी तो सब कुछ पढ़ाने के बाद आपको MCQs भी करवाऊंगा और मजा आएगा, समझ रहे हो, जो पूछा हुआ MCQ है सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन ना लीजिए, मजा भी आएगा। और ये सब्जेक्ट पूरा कोलॉजी, थेरेपेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री मैं खुद पढ़ा रहा हूँ सेकेंड ईयर में। देखो भाई, आप सोचते हो सब कुछ फ्री में पढ़ा दिया जाए, सब कुछ फ्री में हो जाएगा तो फिर चल ही नहीं पाएगा सिस्टम, समझ रहे हैं ना। तो कहाँ प्राइस लग रहा है, न्यू ईयर का ऑफर था, आप लोग परचेज नहीं किए, जो लोग कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा प्राइस है नहीं, 1499 का कोर्स है, उसमें कूपन कोड अभी भी है, अगर कूपन कोड लगा दोगे तो 1199 में मिल जाएगा वो कोर्स परचेज करके 1.5 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, जिसमें पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे प्लस क्रैश कोर्स भी पढ़ाएंगे, अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, है ना। तो फ्री पढ़ाई का जब मामला हो ना, तो वहाँ पर पैसा नहीं देखा जाता है, वहाँ पर फ्री के चक्कर में मत रहो। हाँ, जब कपड़ा पहनना हो अच्छा, तो वहाँ पैसा बचाने की सोचो, अच्छा मतलब बहुत महंगे होटल में खाना हो, रेस्टोरेंट में खाना हो, तो वहाँ पर पैसा बचाने के लिए सोचिए। लेकिन जब बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिले, स्टडी मिले, पढ़ाई मिले, क्योंकि इससे ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर अगर आप 1000 रुपये लगाएंगे तो इससे ज़िंदगी में कमाएंगे, समझ रहे हैं, यहाँ से बुद्धि सीखेंगे, बुद्धि, है ना। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। चलो, तो क्या बोल रहा है, इफ दिस सिस्टम इज ओवर एक्टिव, यदि ये सिस्टम जो RAAS, अब समझ में आया होगा RAAS मैंने क्यों बोला, क्योंकि RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, समझ रहे हैं, ये कहा जाता है। तो ये सिस्टम अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो इट कैन लीड टू परजिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। परजिस्टेंटली मतलब लंबे समय तक अगर ओवर एक्टिवेशन रह जाए तो लंबे समय तक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। तो इसमें हम लोग कैसी दवा का उपयोग करेंगे, ACE इनहिबिटर। जो बताओ, ACE इनहिबिटर क्यों, क्योंकि ACU को ब्लॉक करो भाई। ये ACE अगर जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट ही नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर का रास्ता कहीं ना कहीं कम होगा। तो इसमें हम लोग दवा का उपयोग करेंगे ACE इनहिबिटर्स, तो उसी को कहते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, है ना, जो कि आपका इस पाथवे को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब इसके इटियोलॉजी को देख लीजिए। इटियोलॉजी यानी कारण। तो जो प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन है, कह सकते हो जो इसेंशियल जरूरी है, 120-130 mmHg जरूरी है, उतना रहना चाहिए, तो उसका एक्चुअल कॉज भी अननोन होता है, पता नहीं चल पाता है क्या कारण है, क्या किस बीमारी की वजह से है ना। जो कि सेकेंडरी या नॉन इसेंशियल, अगर किसी को हाइपरटेंशन, मेन हाइपरटेंशन सेकेंडरी वाला है जो कि नॉन इसेंशियल है, जैसे 100-150 का किसी का लमसम हो गया, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, मान लो कि किसी को अपने माता पिता से ही, उसके माता पिता को BP की बीमारी थी, उसको भी हो सकता है। किसी का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रीनल आर्टरी में किसी प्रकार का रुकावट आ गया हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, थायराइड का ज़्यादा मात्रा, स्लीप एपनिया यानी नींद सही से नहीं ले पा रहा है, इस वजह से हो सकता है, एंटी डिप्रेसेंट जैसी दवाओं की वजह से भी हो सकता है।
है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, तो इसमें दो प्रकार होता है, एक मॉडिफाइडेबल जिसको आप मॉडिफाई बदल सकते हैं, और नॉट मॉडिफाइडेबल यानी कि जो उसको आप बदल नहीं सकते, है ना, वो होगा ही होगा। यानी कि किसको किसको ब्लड प्रेशर होने का ज़्यादा रिस्क है, जो ज़्यादा मोटा है, जो ज़्यादा मोटा है, ओबेसिटी, है ना, जिसको कि ये मॉडिफाइडेबल है, यानी कि आप चेंज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मोटा है उसको पतला होने बोल दीजिए, एक्सरसाइज करेगा। साल्ट इंटेक, नमक कोई ज़्यादा खाता है तो नमक कम से कम खाओ। पोटेशियम इंटेक, पोटेशियम कम से कम लो। सैचुरेटेड फैट, अल्कोहल, डाइटरी फाइबर, स्मोकिंग, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीज़ें करोगे तो आपका कहीं ना कहीं रिस्क कम होगा। नॉन मॉडिफाइडेबल, एज, जेंडर, जेनेटिक फैक्टर, अगर किसी का एज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन होगा ही होगा। जेंडर, है ना, इसमें भी होता है। जेनेटिक फैक्टर यानी कि माता पिता से अगर मिल गया तो भाई उसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, सिम्टम होता है। सिम्टम मतलब हुआ कि उसका जो लक्षण है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हेडेक हो सकता है ना, हेडेक होगा। चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो सकता है। ब्लड विजन यानी कि देखने में समस्या हो सकती है ना, धुंधला दिखेगा। नोजिया, है ना, उल्टी हो सकती है। वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है। नोजिया, जी मतलना। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। हिमेचूरिया यानी कि हिमेचूरिया का कंडीशन होता है मेरे भाई, ब्लड में यूरिन जब आ जाता है ना उसको हिमेचूरिया कहते हैं। वेरी गुड। पेन इन नेक एंड बैक यानी कि गले में, बैक में, पीठ में दर्द आ सकते हैं। फीलिंग हॉट, शरीर पूरा एकदम लहरेगा, गरम गरम लगेगा, पूरा एकदम शरीर ऐसा लगेगा, ठंडी में भी उसको गर्मी लगेगा, ठंड कम लगेगा। डिजीनेस, है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, इसका मतलब होता है चक्कर आना, है ना, चक्कर आ सकता है। कन्फ्यूजन हो सकता है ना। इरेगुलर हार्ट बीट वगैरह भी बदल सकते हैं। ये कुछ आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। अब चलो आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है मेरे भाई, नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब हुआ क्या कि ऐसा इसमें मैनेज करना है ब्लड प्रेशर को जिसमें दवा का उपयोग नहीं। तो सबसे पहले तो डाइटरी चेंजेस करेंगे भैया, डाइट वगैरह जो लेते हो उसको सुधारो, यानी कि साल्ट इंटेक कम करो। देखो लिखा है ना, ईट लेस साल्ट यानी नमक कम से कम खाओ। लोअर द पोटेशियम इंटेक, पोटेशियम कम से कम खाओ। ज़्यादा फाइबर लो, फैट को अवॉइड करो। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन रिकमेंडेड बाय डॉक्टर टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। वेरी गुड। इट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ग्रेन्स वगैरह खाइए, जो चना वगैरह होता है फुलाकर खाइए, वो अच्छा होता है आपके लिए। एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस कम से कम लीजिए। स्मोकिंग सिसेशन यानी कि सिगरेट विगरेट खत्म, फूफू में हीरोगिरी नहीं है वो खत्म करना है। एल्कोहल इंटेक को कम से कम करना है। ये सब हो गया। जबकि अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कौन सी दवा का उपयोग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने बताया था ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो हमको यहाँ क्या करना है, डायरेटिक्स का उपयोग करना है। यानी डायरेटिक्स ऐसी दवा होती हैं जो कि पेशाब कराती हैं, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा, जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वो वाटर को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालेगा यूरिन के माध्यम से। डायरेटिक्स बहुत पॉपुलर दवा आपने सुना होगा, लेसिक्स। लेसिक्स का कंपोजिशन क्या है, फ्रूसेमाइड, है ना, जो डायरेटिक्स ही तो है। तो डायरेटिक्स को ही हम लोग इसी को कहा जाता है वाटर पिल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज वाटर पिल्स। इट हेल्प इन एलिमिनेटिंग सोडियम लेवल, ये सोडियम लेवल को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होता है। ओवरऑल ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। एग्जाम्पल में जैसे कि क्लोरथायाजाइड या तो फ्रूसेमाइड, फ्रूसेमाइड तो बहुत ज़्यादा यूज भी होता है ना, क्लोरोथायाजाइड या तो फ्रूसेमाइड, ठीक है। चलो अब बीटा ब्लॉकर का उपयोग होता है, जो आपका बीटा रिसेप्टर पता है ना, अगर नहीं पढ़े हैं कोलोजी, मैंने पढ़ाया था। बीटा रिसेप्टर जो कि आपका इसमें एडिनाइन या नॉर एडिनाइन आपका एक्ट करता है, ठीक है, इस पर काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो याद करो एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, बताओ, जो एंजियोटेंसिन 2 है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा था, तो बीटा ब्लॉकर एक्चुअली उसकी एक्टिविटी को कम करने का काम करता है। जो आपका हार्ट रेट वो बढ़ा रहा था, ये हार्ट रेट घटाने का काम करेगा। बीटा ब्लॉकर ऐसी दवाएं होती हैं जो आपके हार्ट रेट वगैरह को कम करती हैं। तो ये क्या करेगा, ओवरऑल लोअर डाउन द बीपी, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करेगा, क्योंकि हार्ट रेट कम होगा। देखो दिल ज्यादा धक 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 करेगा, ज्यादा ब्लड बहेगा। अगर दिल थोड़ा ज़्यादा हार्ट बीट रेट नॉर्मल हो जाए तो ब्लड कम से कम आएगा, तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल हो सकता है। तो जिसमें भी लॉल लगा रहे, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, जिसमें भी लॉल लगा रहे वो सब क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। ध्यान रखना, बहुत बार कोलोजी में सवाल आता है, बताओ भैया 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा बीटा ब्लॉकर है, तो ध्यान रखना बीटा एक प्रकार का रिसेप्टर है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर होता है एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल और मिटोप्रोलॉल, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब आपके एटिनोलॉल जैसी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मैंने क्या बोला कि जो आपका ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, तो ऐसा क्यों नहीं दवा उपयोग कर लें जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर दे, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्चुअली वही करता है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द मसल सेल ऑफ हार्ट, हार्ट के मसल सेल में आपके कैल्शियम को एंट्री नहीं देगा, जिससे कि आपका रिलैक्स हो जाएगा ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। तो रिलैक्स होगा तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करेगा। एग्जाम्पल में है एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। ध्यान रखना जिसमें भी डिपिन लग जाए, जिसमें भी डिपिन लग जाए, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। देखो आपका है ना एम्लोडिपिन टाइप की बहुत पॉपुलर दवा है एम्लोकाइंड 80, है ना, जो कि मेनकाइंड की दवा है, जिसमें एम्लोडिपिन है जो कि आपका क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और एटिनोलोल, एटिनोलोल जिसमें क्या है, बीटा ब्लॉकर है। देखो एटिनोलोल मैंने बताया ना बीटा ब्लॉकर है, तो इसका कॉम्बिनेशन वाली दवा है। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, प्लस ये क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, जिससे ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब एसी जो कि पाथवे को ही डिस्टर्ब कर दे, एसी मेन खेल था। देखो पैथोजेनेसिस में आपने पढ़ा था, ये जो एसीई है इसको ब्लॉक कर देंगे तो कैसा रहेगा, तो एसीई ब्लॉकर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर या फिर ब्लॉकर, वही बात होता है, उसको ब्लॉक करना या फिर इनिबिट करना, ठीक है, रोकना। तो उसमें प्रिल लगा होता है, एसीई इनिबिटर वो जिस जो भी दवा होगी उसके लास्ट में प्रिल लगा रहेगा। तो लिसिनोप्रिल, एनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये सब आपका ये सब एंटी हाइपरटेंसिव दवा है, ठीक है, अलग अलग क्लास की एंटी हाइपरटेंसिव दवा है, ध्यान रखना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था, देखो मैंने क्या बोला था, सब कुछ को क्या क्या पढ़ना था, मैंने क्या बोला, सारे बीमारी का डेफिनेशन पढ़ना था, ईटियो मैंने परिभाषा बताया हाइपरटेंशन, ईटियोपैथोजेनेसिस, ईटियोपैथोजेनेसिस यानी दो चीज, ईटियोलॉजी कारण, पैथोजेनेसिस एक्चुअली हो कैसे रहा, तो पहले पैथोजेनेसिस बताया फिर ईटियोलॉजी बताया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि सिम्टम मैंने बताया, नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि उसमें ऐसा मैनेजमेंट जिसमें कि दवा का उपयोग नहीं, वो भी बताया, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इतना चीज पढ़ना था। हाइपरटेंशन क्या है, क्लासिफिकेशन, पैथोजेनेसिस, है ना, आपको फिर मैंने पढ़ा दिया ईटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करो और अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा भैया, ऐप पर आइए, हर रोज आपको 2 लाइव क्लास मिल रही है, 8 से 9, 9:30 से 10:30। मैं सप्ताह के 7 दिन पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड ईयर में अकेले 3 जो मेन सब्जेक्ट है, कोलॉजी, थेरापेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है, ये तीनों सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ा रहा हूँ अच्छे तरीके से, शुरू से एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो सवाल करके बताइए, देखते हैं कैसा जवाब आप लोग का आता है। व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस लीड टू, अगर किसी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाता है ना, समझ रहे हो, लास्ट वाला 180 से ज़्यादा सिस्टोलिक आने लग जाए, डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा आने लग जाए, तो क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, स्ट्रोक एंड हार्ट फेल्योर, डायबिटीज, किडनी स्टोन या लो ब्लड प्रेशर। तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया भैया, अगर किसी को क्राइसिस हो गई तो स्ट्रोक या हार्ट फेल्योर आ सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 ऑन ब्लड प्रेशर, एंजियोटेंसिन 2 का प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, तो एंजियोटेंसिन 2 ही तो मेन खेल खेल रहा था, क्या करता है, ये क्या ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, नो भैया नो, ये बढ़ाता है। ये क्या करता है, इट कॉजेज एट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन, यस, आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वेरी गुड, एंड स्टिमुलेट एल्डोस्टेरॉन, यस, ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज को स्टिमुलेट करता है, तो आंसर यही हो जाएगा। जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है, देखो पैथोजेनेसिस से सवाल आए हुए हैं, पैथोजेनेसिस से सवाल आए हुए हैं, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, मैंने क्या बोला, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरॉन के रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है और एट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेरी गुड। इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, एग्जिट एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है, डीपली में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, डिजीनेस, चक्कर आना, इंक्रीज्ड एपेटाइट, भूख बढ़ जाना, वेट लॉस या एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आना। तो ध्यान रखना कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हाइपरटेंशन का है वो डिजीनेस, यहाँ पर जो इस ऑप्शन के अनुसार चक्कर आएगा, है ना, भूख थोड़ी बढ़ जाती है। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन हेल्प्स लोअर ब्लड प्रेशर बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू मसल सेल ऑफ द हार्ट, यानी सिंपली पूछना चाह रहा है कि जो कौन सा ऐसा दवा है, यहाँ पर किस क्लास की ऐसी दवा है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करेगा, कैसे, कैल्शियम की एंट्री नहीं होने देगा हार्ट के मसल में। डायरेटिक्स, अरे डायरेटिक्स तो यूरिन बढ़ाता है, ये तो होगा नहीं। बीटा ब्लॉकर, ये हार्ट रेट को कम करता है, ये भी नहीं होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यस, नाम ही है, कैल्शियम को कौन नहीं रोकने देगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर।
तो सबका फंक्शन पता होना चाहिए। सब ब्लड प्रेशर को ही कम करता है, पता है ना। डायरेटिक्स ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम करेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपके हार्ट मसल में कहीं ना कहीं कैल्शियम नहीं जाएगा तो आपका जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगा। एसीई इनिबिटर जो कि आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट कर देता है, जिससे कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे कि पाथवे डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि सही से आपका वो सिस्टम नहीं चल पाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सवाल मैंने कराया। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जो लोग आपके क्या कहते हैं कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं वो जान लीजिए कि अगर आप हमारे साथ कोर्सेज में जुड़ते हैं तो ये कोर्सेज का प्राइस जो 1499 है ये आपको अभी पड़ेगा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड अवेलेबल है, आप अप्लाई कर लीजिए और वहाँ पर आप जाकर के 1199 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, चिंता ना करिए। ठीक है, आपको क्या करना है, कोर्सेज में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाता है, डेली लाइव क्लासेस जिसमें कि एक बार नहीं कम से कम 2 बार सिलेबस प्लस टॉप 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का आपको ऐप पर ही कराया जाएगा, यूट्यूब के भरोसे मत रहिए। ठीक है, ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज जो कि इंपॉर्टेंट होता है, एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिया जाता है, हर एक चैप्टर का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, लाइव चैट प्लस मेगा टेस्ट भी 31 जनवरी को है, हर एक सब्जेक्ट का 2-2 चैप्टर का टेस्ट होगा, जिसमें अगर आप टॉप 5 में आते हैं तो 501 रुपया कैश प्राइज है टॉप 5 स्टूडेंट को। और अगर आप गाइड मंगाना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपने गाइड का चमत्कार देख ही लिया, तो सेकेंड ईयर में भी ऐसे ऐसे 6 सब्जेक्ट की गाइड बनी हुई है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप ऑर्डर करके आप आगे के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में आ जाना है, तो आपको दिख जाएगा फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकेंड ईयर का कोर्स। आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है उस कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, बुक भी यहीं से ऑर्डर होता है, आप कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है कोर्स में पेमेंट वगैरह करने में तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि ऐप पर भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, घबराने वाली बात नहीं है। हम वसीम सर और स्वाति मैम तीनों मिलकर पढ़ा रहे हैं, डेली मेरी लाइव क्लास होती है ना, तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा टॉपिक, लास्ट तक बने रहें तो आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं हर रोज एक वीडियो सेकेंड ईयर के लिए प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश्वर ऑफिशियल, मोर देन 8000 फार्मेसी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप यहां पे भी आ सकते हैं। और मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि मेरा खुद का ऑफिशियल चैनल है सेंट्रल फार्मेसी, इसे भी जाकर आप सब्सक्राइब करके वहां पर आप अपने मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ओके, बाय बाय।